तो पिछले क्लास में हम लोग ने क्या देखा था, डायनेमिक ब्रेकिंग देखे थे थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। ठीक है, तो आज हम लोगों को क्या देखना है, आज हम लोगों को देखना है कि बचा जो ब्रेकिंग मेथड है वो है हमारा रीजनरेटिव ब्रेकिंग। सो आज हम लोगों को क्या देखना है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग देखना है। बोथ डीसी मोटर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग कैसे होता है और इंडक्शन मोटर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग कैसे होता है, ये चीज़ आज हमको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डीसी मोटर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग कैसे होता है ये चीज़ हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो मैं पेन ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग देख रहे हैं किस मोटर में, डीसी मोटर में। ठीक है, तो जैसा आपको पता है कि जब हम लोग स्टार्टिंग में ब्रेकिंग मेथड्स के बारे में देख रहे थे उस समय आपको हर एक मेथड का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था, तो उस समय आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग का भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग बहुत आसान से समझना है। तो आपको क्या है कि आपका जो मोटर है वो आपका क्या होगा, एक जनरेटर जैसा काम करेगा ब्रेकिंग के समय। मतलब जब आप ब्रेकिंग करते हो तो उस समय आपका मोटर क्या करेगा, जनरेटर जैसा काम करेगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमको जानना है रीजनरेटिव ब्रेकिंग में। ठीक है, तो डीसी मोटर में ये कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक इमेज से जानेंगे। तो अभी आपको एक इमेज दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक डीसी मोटर है, मान लीजिए ये मेरा डीसी शंट मोटर है। ठीक है, मानना क्या है, शंट मोटर ही है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, शंट मोटर। ठीक है, तो इस शंट मोटर को मैं क्या किया हूँ, एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब आपका एक ट्रेन का इंजन है। ठीक है, तो ट्रेन का इंजन में नॉर्मली डीसी सीरीज मोटर यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको शंट मोटर से एग्जांपल बता रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि इस लोकोमोटिव में मैं क्या कर रहा हूँ, एक डीसी मोटर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये लोकोमोटिव क्या है, विदाउट ग्रेडियंट। विदाउट ग्रेडियंट मतलब एक प्लेन सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, मेरा ट्रेन का इंजन मूव कर रहा है। ठीक है, जब प्लेन सरफेस के ऊपर ट्रेन को मूव करना है तो उस समय वो उसका मोटर्स को मोटर के जैसा ही काम करना है, जनरेटर जैसा नहीं काम कर सकते है ना, क्योंकि इन व्हील्स को रोटेट करने के लिए इन व्हील्स के पास जो भी मोटर लगा है, डीसी मोटर, तो इस डीसी मोटर को क्या होना पड़ेगा, इसको मोटर जैसा ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये मोटर जैसा काम कर रहा है। तो पहले मैं आपको मोटर का केस बता रहा था। ठीक है, तो अभी ये मेरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है और ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मेरा क्या है, एक प्लेन सरफेस के ऊपर मूव करना है इसको। ठीक है, जब इस इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के एक प्लेन सरफेस के ऊपर मूव करना है तो उस समय आपका जो मोटर है वो उस समय वो मोटर मोड में रहेगा, मतलब वो मोटर जैसे ही काम करेगा। ठीक है, मान लो ये मेरा मशीन है। ठीक है, तो ये मशीन अभी मेरा मोटर जैसा काम कर रहा है। तो आप सबको पता है कि डीसी मोटर में आपका ईएमएफ इक्वेशन नॉर्मली आपका सर्किट में अगर आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पे जो बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो आप सबको पता है कि आपका बैक ईएमएफ कहाँ पे जनरेट होगा, आपका डीसी मोटर के आर्मेचर में जनरेट होगा। ठीक है, तो डीसी मोटर के आर्मेचर में जो बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो ये जो बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ये बैक ईएमएफ आपका क्या होगा, अप्लाइड वोल्टेज V से कम होगा। ठीक है, तो मोटर के कंडीशन में क्या होता है, आपका जो बैक ईएमएफ है, मतलब आपका आर्मेचर के वाइंडिंग में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसको बैक ईएमएफ बोलते हैं मोटर में। तो वो बैक ईएमएफ जो है उसका जो वोल्टेज है वो क्या है, आपका सप्लाई वोल्टेज से कम रहेगा। तो इसके वजह से ये जो मोटर है आपका कैसे काम कर रहा है, एक डीसी मोटर जैसा काम कर रहा है। अगर आप इसका इक्वेशन भी लिखेंगे तो V इज इक्वल टू आपका क्या होगा, EB प्लस IA इंटू RA होगा। ठीक है, तो यह आपका बैक ईएमएफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक ईएमएफ और कुछ आर्मेचर ड्रॉप दोनों मिलाएंगे तो आपका सप्लाई वोल्टेज आ रहा है, ताकि ये इक्वेशन आपको क्लियरली ये बताएगा कि आपका जो सप्लाई वोल्टेज है वो आपका बैक ईएमएफ से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये अभी मोटर कंडीशन में है। ठीक है, तो अभी ये मोटर कंडीशन है, मतलब यहाँ पे आपका स्पीड, यहाँ पे आपका बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज से कम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोटर जो टार्क चाहिए वो टार्क यहाँ पे व्हील्स के पास जनरेट कर रहा है, ताकि ये व्हील्स रोटेट करे और ये लोकोमोटिव आगे मूव करे। ठीक है, तो ये आपका मोटर का कंडीशन है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता कैसे है। ठीक है, तो ये पूरा हटा लेंगे। तो अब आपको लेफ्ट साइड में एक और इमेज, राइट साइड में एक और इमेज दिख रहा होगा। तो ये इमेज आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग के कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये आपका क्या कर रहा है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग का कंडीशन
रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसी में से आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो कैसे रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो लोकोमोटिव है वो एक प्लेन सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे तो अब क्या हुआ, यहाँ पे एक ग्रेडियंट आया, मतलब चट्टान जैसा कि नीचे जा रहा है, ग्रेडियंट है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में, अगर आप इस कंडीशन में देखेंगे, इस कंडीशन में अगर मोटर को आप सप्लाई नहीं भी देंगे, ठीक है, तब भी ये लोकोमोटिव क्या होगा, नीचे पुश करेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल इसको क्या करेगा, नीचे पुल करेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अगर मोटर को सप्लाई ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मोटर आप यहाँ पे आप व्हील्स अपने आप ही नीचे हो जाएंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल उसको नीचे खींच रहा है, ठीक है, क्योंकि वो ग्रेडियंट है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे मोटर को सप्लाई तो चाहिए नहीं, लेकिन इस कंडीशन में मैं इसी मोटर को जनरेटर जैसे यूज करके जो सप्लाई मैं नॉर्मली मेन से ले रहा हूँ, इन मोटर्स क्या हो रहा है नॉर्मल कंडीशन में, यहाँ ये मेरा इलेक्ट्रिक लाइन है, तो लाइन से पावर ले रहा है और ये मोटर रोटेट कर रहा है, लोकोमोटिव आगे मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे नीचे जाना है तो यहाँ पे लोकोमोटिव को इलेक्ट्रिक सप्लाई का जरूरत नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में मैं अगर इसी मोटर को मैं जनरेटर जैसा यूज करूंगा, तो ये जनरेटर से जो भी सप्लाई आ रहा है वो मैं फिर से मेरा लाइन को फीडबैक करूंगा, तो मेरे लिए क्या होगा, थोड़ा बहुत एडवांटेजेस होगा, ठीक है। तो अब हमारा दूसरा में यही होने वाला है, ठीक है। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग होने वाला है यहाँ पे, वो कैसे हो रहा है देखिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो स्पीड है, तो इस दूसरा कंडीशन में यहाँ पे आपका पहले भी यहाँ पे स्पीड n1 था, यहाँ पे भी अब स्पीड n1 है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी का कंडीशन में मैं इसी मोटर को मैं क्या कर रहा हूँ, जनरेटर से यूज कर रहा हूँ। क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी मेरा जो ये लोकोमोटिव है ये क्या हो रहा है, नीचे मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा जो आर्मेचर में बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ये बैक ईएमएफ मेरा क्या होगा, जो मेरा सप्लाई वोल्टेज है उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात क्या है कि पहला कंडीशन में मेरा यहाँ पे बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज से कम है, तो उसकी वजह से यहाँ पे मेरा मशीन मोटर के जैसा ही काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्लेन सरफेस है तो यहाँ पे बैक ईएमएफ ग्रेटर दैन सप्लाई वोल्टेज होने का चांस नहीं है, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्लेन सरफेस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये ग्रेडियंट है, तो ग्रेडियंट है मतलब नीचे जा रहा है, तो इस ग्रेडियंट की वजह से यहाँ पे मेरा मोटर में जो भी बैक ईएमएफ आ रहा है, ये बैक ईएमएफ मेरा क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैक ईएमएफ मेरा सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा हुआ, मतलब ये मेरा क्या है, जनरेटर कंडीशन हो गया, ठीक है। क्योंकि आप अगर एक बार डीसी जनरेटर्स को याद करेंगे तो वहाँ पे आपका जनरेटर वोल्टेज Eg ग्रेटर दैन V होता है, ठीक है। और वहाँ पे आपका Eg इज इक्वल टू फॉर्मूला भी क्या होगा, V प्लस IA इंटू RA होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंडीशन वही हुआ है, देखिए यहाँ पे मेरा मोटर में जो बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा था, ये बैक ईएमएफ मेरा क्या हो गया, सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा हो गया। क्यों ज़्यादा हुआ, क्योंकि यहाँ पे मेरा ग्रेडियंट मोटर नीचे, मेरा लोकोमोटिव नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे मोटर का स्पीड इतना है कि वो मोटर का स्पीड यहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे ये जो तार के मोटर का ये रिवर्स होने की वजह से यहाँ पे मेरा जो बैक ईएमएफ है वो सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा हो गया। क्योंकि पहले कंडीशन में देखिए यहाँ पे मोटर टार्क जनरेट करेगा, लेकिन यहाँ पे मोटर को टार्क जनरेट करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही रोटेट कर रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बैक ईएमएफ क्या हो गया, सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मोटर ही क्या कर रहा है, जनरेटर के जैसा काम कर रहा है, और जो भी सप्लाई यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो लाइन है उसी लाइन को हम लोग क्या कर रहे हैं, फीडबैक कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पहले यहाँ पे क्या किया, हम लोग लाइन से सप्लाई ले रहे थे, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी लाइन को फिर से सप्लाई वापस कर रहे हैं, फीडबैक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है। तो कंडीशन क्या होता है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग में जब मेरा मशीन मोटर जैसा काम करेगा, तो तब मेरा आर्मेचर में जो बैक ईएमएफ आता है वो लेस दैन सप्लाई वोल्टेज होता है। लेकिन जब मेरा मशीन रीजनरेटिव मोड में आ जाता है, ये मेरा मोटर मोड समझ लीजिए, ठीक है, इसको क्या समझेंगे, मोटर मोड समझ लीजिए, और इसको आप लोग क्या समझेंगे, रीजनरेटिव मोड समझ लीजिए, ठीक है। तो मोटर मोड में क्या होगा, मेरा बैक ईएमएफ लेस दैन सप्लाई वोल्टेज होता है, और रीजनरेटिव मोड में क्या होगा, मेरा बैक ईएमएफ
ग्रेटर देन सप्लाई वोल्टेज होता है। तो इसी की वजह से यहाँ पे बैक ईएमएफ लेस देन सप्लाई वोल्टेज होने की वजह से ये मेन से सप्लाई लेता है, और यहाँ पे बैक ईएमएफ ग्रेटर देन सप्लाई वोल्टेज होने की वजह से ये मेंस को सप्लाई फीडबैक में दे देता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, डीसी मोटर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो हम अगर आगे जाएंगे एक और मोटर का हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग देखेंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, तो हम एक और मोटर का रीजनरेटिव ब्रेकिंग देख रहे हैं। तो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग किसका देख रहे हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर का हम लोग क्या कर रहे हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग कैसे होता है, तो ये चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, यहाँ पे भी आपका क्या होना चाहिए, जो भी पावर है वो सप्लाई को बैक जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो मोटर है, मतलब जो मेरा इंडक्शन मोटर है, वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक इंडक्शन जनरेटर जैसा काम करना चाहिए, और ये सप्लाई नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, सप्लाई देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जनरेटर जैसा काम करेगा, कैसे करेगा वो हम लोग देखेंगे। तो ये आपका एक इमेज है। ठीक है, ये हटा देता हूँ, आपको क्लियरली दिख जाएगा। देखिए, तो इनिशियली मानेंगे कि ये मेरा एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है यहाँ पे, और ये मोटर क्या कर रहा है, यहाँ पे मान लीजिए कोई पेट्रोल इंजन है, इसको रोटेट करता है, मान लीजिए रोटेट करता है, लेकिन नहीं तो ये इसको कोई लोड है। ठीक है, मैकेनिकल लोड है, तो ये क्या कर रहा है, इस मैकेनिकल लोड को रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो अभी ये मान लीजिए इनिशियली ये क्या है, मोटर मोड में है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब कंडीशन ऐसा आ गया कि यहाँ वहाँ पे मैं आपको कंडीशन क्या बताया था, बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज को कंपेयर करेंगे तो अब हमको पता चलेगा कि मेरा मोटर मोड में है या ब्रेकिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड में है, हमको पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे सिर्फ यही कंडीशन है कि यहाँ पे आपको 2 स्पीड रहेंगे। आप सबको पता है इंडक्शन मोटर में हमारे पास 2 स्पीड रहते हैं, एक हमारा सिंक्रोनस स्पीड रहता है, एक हमारा रोटर का स्पीड रहता है। ठीक है, तो सिंक्रोनस स्पीड मतलब आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है एयर गैप में, उसका जो स्पीड रहता है उसको सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, और नॉर्मल स्पीड मतलब आपका रोटर कितना स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो आपको पता है इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड ग्रेटर दैन रोटर स्पीड होता है। ठीक है, तो नॉर्मल मोटर कंडीशन में आपका क्या होगा, आपका जो सिंक्रोनस स्पीड है वो, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मली आपका सिंक्रोनस स्पीड अगर 1500 आरपीएम है, तो आपका रोटर का स्पीड कितना होगा, 1480 आरपीएम या 1460 आरपीएम ऐसा रहता है। ठीक है, तो इस नॉर्मल मोटर कंडीशन में। लेकिन अगर इस मोटर को अब रीजनरेटिव ब्रेकिंग में काम करना है तो कैसे करना है कि आपका जो रोटर का स्पीड है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन सिंक्रोनस स्पीड होना चाहिए। मतलब आपका जो रोटर है, मोटर का जो रोटर है, ये रोटर क्या होना चाहिए, सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा स्पीड में रोटेट करना चाहिए। ठीक है, जब आपका मोटर का जो रोटर है, इंडक्शन मोटर का जो रोटर है, अगर उसका स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो गया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपका सिंक्रोनस स्पीड किसके ऊपर डिपेंड होता है, NS = 120 F/P। 120 कांस्टेंट है, और मान लीजिए एक बार मैं मोटर डिज़ाइन कर दिया हूँ तो मैं पोल्स को भी नहीं चेंज कर पाऊंगा। मान लो ऐसा मोटर है, नॉर्मली पोल चेंजिंग मोटर्स भी रहते हैं, लेकिन ये ऐसा मोटर है जिसमें पोल्स में चेंज नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा 120 कांस्टेंट है, पोल कांस्टेंट है, और अभी मैं ये मान रहा हूँ कि मेरा जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो भी कांस्टेंट है, कितना है, 50 हर्ट्ज है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पे वेरी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस समय मेरा सिंक्रोनस स्पीड कितना होगा, कांस्टेंट रहेगा। मान लो मेरा सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा जो सप्लाई है उसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। ये कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो अगर आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर का रीजनरेटिव ब्रेकिंग समझना है तो आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखने वाला क्या है कि यहाँ पे आपका जो फ्रीक्वेंसी रहेगा, तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कांस्टेंट मान के चलेंगे। ठीक है, तो अभी मेरा मान लीजिए मोटर का स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम है। तो जब ये मोटर मेरा मोटर कंडीशन में है, ठीक है, तो उस समय मेरा जो रोटर का स्पीड होगा वो 1500 आरपीएम से कम होगा, 1490, 1480, 1470, वो डिपेंड होता है कितना लोड है मोटर के ऊपर। ठीक है, तो इस कंडीशन में मोटर का कंडीशन है। ठीक है, मतलब मोटर का कंडीशन में सिंक्रोनस स्पीड से कंपेयर किया तो रोटर का स्पीड कम रहेगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए जब ऐसा कंडीशन आ गया कि लोड ऐसा हम लोग डाल दिए कि अब क्या हुआ, रोटर का जो स्पीड है,
क्योंकि स्टेटर का स्पीड, ये जो सिंक्रोनस स्पीड है वो कांस्टेंट है, आपको बताया था, क्योंकि मैं कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी वाला सप्लाई लिया हूँ, तो मेरा ये सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम पे फिक्स है, ठीक है। तो अब मेरा क्या हुआ, मैं लोड ऐसा डाल दिया हूँ कि क्या हुआ, मेरा जो रोटर का स्पीड है वो ऐसा इंक्रीज हो गया कि मान लीजिए कितना हो गया, ये 1510 आरपीएम हो गया, ठीक है। तो मेरा सिंक्रोनस स्पीड, मेरा रोटर का स्पीड क्या हो गया, अब 1510 आरपीएम हो गया, जो कि सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो गया, ठीक है। जब ऐसा कंडीशन आएगा, ठीक है, कि जब आपका रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो गया, तो उस समय क्या होगा, ये इसको हम लोग, ये हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो मोटर है हमारा क्या हो गया, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में चला गया, ठीक है। तो कब हमारा मोटर रीजनरेटिव ब्रेकिंग में जाता है, जब हमारा रोटर का जो स्पीड रहेगा वो हमारा सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाएगा, तो उस समय वो जो मोटर है वो क्या हो जाएगा, रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड में आ जाएगा, ठीक है। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड में आएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर मेरा सिंक्रोनस स्पीड रोटर स्पीड से ज़्यादा है तो उस समय मेरा मोटर मोड में ही रहेगा, ठीक है। मान लो ऐसा कोई कंडीशन हो गया जिसमें मेरा सिंक्रोनस स्पीड रोटर स्पीड से कम हो गया, मतलब रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो गया, तो उस समय मेरा मोटर क्या हुआ, रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड में आ जाएगा। जब इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे मेरा रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा है, तो ये जो रिलेटिव स्पीड है NS-N, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, ये रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा कि ये रिवर्स हो जाएगा। क्योंकि पहले मान लो कि जब सिंक्रोनस स्पीड रोटर स्पीड से ज़्यादा है तो उस समय एयर गैप में जो रिलेटिव स्पीड है वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, लेकिन जब मेरा रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाएगा तो उस समय मेरा रिलेटिव स्पीड और वहाँ पे जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये रिवर्स फ्लक्स क्या करेगा, मेरा जो टार्क है मोटर का वो क्या करेगा, टार्क को रिवर्स कर देगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा टार्क क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो रीजनरेटिव मोड में आते ही क्या होगा कि मेरा जो रिलेटिव स्पीड है वो तो चेंज हो रहा है, तो उस समय जो एयर गैप का जो फ्लक्स है, ठीक है, एयर गैप में जो फ्लक्स है वो फ्लक्स क्या हो जाएगा, अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। मान लो सबसे पहले जब सिंक्रोनस स्पीड रोटर स्पीड से ज़्यादा है तो उस समय मान लीजिए मेरा एयर गैप फ्लक्स जो मेरा रोटेटिंग फ्लक्स जो है वो ऐसा रोटेट कर रहा है, लेकिन जब ये कम हो जाएगा तो उस समय वो क्या होगा कि वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा रिवर्स होने की वजह से अब मेरा मोटर क्या करेगा, रिवर्स टार्क प्रोड्यूस करने लगेगा। मतलब इनिशियली मेरा टार्क अगर इस डायरेक्शन में है तो अब ये मोटर क्या करेगा, रिवर्स टार्क प्रोड्यूस करने लगेगा। तो और ये जो रिवर्स टार्क की वजह से अब मेरा मोटर क्या होगा, जनरेटर जैसा काम करेगा, और जो भी सप्लाई है वो क्या करेगा, मेंस को फीड कर देगा। मतलब नॉर्मली मोटर कंडीशन में मेन से सप्लाई ले रहा है, लेकिन अब जब आपका रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो गया तो उस समय मेरा टार्क रिवर्स होने की वजह से यही मोटर जनरेटर जैसा काम करेगा और सप्लाई क्या करेगा, मेंस को वापस कर देगा, ठीक है। तो ये आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऐसा होता है। तो आपको एक इसका स्पीड स्लिप टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए ये मोटर मोड में है, ठीक है। ये करूँ तो आपको पता है स्टार्टिंग में इतना टार्क से स्टार्ट होगा, उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज होगा, उसके बाद जब आप ब्रेकिंग टार्क से ज़्यादा टार्क डालेंगे, लोड डालेंगे, तो आपका मोटर क्या हो जाएगा, 0 स्पीड में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग का टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपका उल्टा है, ठीक है। तो ये मोटर मोड में है, यहाँ पे लिखा हूँ मोटरिंग, जिसमें मेरा स्लिप 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा, और ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड में है जिसमें मेरा स्लिप लेस देन 0 रहेगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव स्लिप रहेगा, ठीक है। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग के समय मेरा स्लिप क्या होगा, नेगेटिव रहेगा, और मोटर के समय मेरा स्लिप क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग के समय मेरा स्लिप जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच, मोटर के कंडीशन में मेरा स्लिप 0 से लेकर 1 के बीच में रहेगा, और रीजनरेटिव ब्रेकिंग के समय मेरा स्लिप 0 से कम हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव स्लिप होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सारे ब्रेकिंग मेथड्स खत्म हो गए, ठीक है। हमने डीसी मोटर का प्लगिंग देखे, इंडक्शन मोटर का प्लगिंग देखे हैं, और डायनेमिक ब्रेकिंग डीसी मोटर का, डायनेमिक या रियोस्टैटिक ब्रेकिंग दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। तो हमने डीसी मोटर का और इंडक्शन मोटर का डायनेमिक ब्रेकिंग देखे हैं, और हमने आज हमने क्या किया, रीजनरेटिव ब्रेकिंग देखा है बहुत डीसी मोटर का और इंडक्शन मोटर का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक और
टॉपिक जो है आपका जो हम लोग रिजनरेटिव ब्रेकिंग, हमारा जो ब्रेकिंग ऑफ मोटर्स का टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हमको ट्रबल शूटिंग देखना है। कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स में हमारा एक और बचता है, वो हमारा ट्रबल शूटिंग बचता है। तो ट्रबल शूटिंग भी अगले में हम लोग क्या करेंगे, कैसे हम ट्रबल शूटिंग करते हैं मोटर का या किसी का भी मशीन का ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।